चेंजेस कर रहे हैं। जो है व्हाइट बोर्ड पर जो है अपन जो है क्लास को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लाइव क्लास भी है और इसका जो है रिकॉर्ड भी हो रहा है। तो इस क्लास को जो रिकॉर्डेड क्लास है वो आपको भी मैं आपको भेज दूंगा। क्लियर? तो इस चीज़ को मैनेज करें। तो अपन जो है वापस जो है वो चैप्टर 1 से ही शुरू करते हैं। ठीक, चैप्टर 1 से अपन इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कॉन्सेप्ट अपन क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है इसके बारे में अपन यहाँ पर कंसीडर करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन और कंसीडर चार्ज, और स्टैटिक्स मीन्स होता है रेस्ट। स्टैटिक्स मीन्स क्या होगा? आपके रेस्ट होगा। स्टैटिक मीन्स क्या होगा? आपके रेस्ट होगा। इट्स मीन्स इन दोनों को कंसीडर करके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग जो बनेगा वह होगा स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट। स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट। क्लियर? यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वह ब्रांच है जिसमें किसी भी रेस्ट वाले चार्ज का स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। यानी स्टडी ऑफ द चार्ज इन ए रेस्ट पोजीशंस। क्लियर? यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वह ब्रांच है जिसमें रेस्ट में कोई चार्ज है तो उसका अध्ययन किया जाता है, उसका स्टडी किया जाता है। क्लियर? तो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यानी स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट, इसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट। रेस्ट में चार्ज का जो है वो अध्ययन किया जाए उसको अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। अब यहां से जब आपका चार्ज जो है वो रेस्ट में है, ठीक है, तो उससे एक कॉन्सेप्ट निकलता है, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई चार्ज है वो रेस्ट में है तो वह क्या बनेगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। और अगर चार्ज आपका मोशन में है तो क्या बनेगा? आपके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इन चीज को आप जरूर ध्यान में रखना। यदि आपका चार्ज मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और अगर आपका चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन जो है अपन इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत करेंगे। तो इसमें जो है आपके 4 चैप्टर्स अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर जो है उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड चैप्टर जो है वो होता है एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ, यानी कैलकुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। थर्ड जो है आपके वो होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और फोर्थ जो चैप्टर्स हैं वो है आपके पास इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ये सभी जो है इन चारों चैप्टर्स में जो आपका चार्ज है वो किसमें रहेगा? आपको रेस्ट में रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। इन चारों चैप्टर्स में जो चार्ज है वो आपका किसमें रहेगा? रेस्ट में रहेगा। एक चीज को आप जरूर ध्यान में रखना है।
जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ जस्ट इट्स अ कैलकुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ये चार जो है वो जो है चैप्टर जो है अपन यहाँ पर पढ़ेंगे, और इन चार चैप्टर्स का जो मार्किंग है वो है टोटल 7 मार्क्स का आता है। इन चारों चैप्टर्स का जो मार्क सिस्टम है वो कितना है, 7 मार्क्स का जो है वो मार्क सिस्टम है। तो ये चीज तो मैंने यहाँ पर बताई। तो क्या तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट। ठीक है, इसमें जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है कि कोई भी चार्ज अगर रेस्ट में है तो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में अपन 4 चैप्टर यहाँ पर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस जो है अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस यहाँ पर स्टडी करेंगे आपके पास। आई बस ना, और अगर आपका चार्ज मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये अपन नेक्स्ट चैप्टर्स में यहाँ पर कंसीडर करेंगे। अब अपना जो फोकस रहेगा, सबसे पहले अपन अंडरस्टैंडिंग करेंगे चार्ज क्या है, व्हाट इज द चार्ज। क्लियर? इसी के बारे में अपन यहाँ पर समझेंगे कि चार्ज क्या है, व्हाट इज ए चार्ज। क्लियर? इसी के बारे में अपन यहाँ पर समझेंगे। Now, electric charge. Electric charge is a property of matter which produces electric field or magnetic field. It is a property of, it's a property of matter। कोई भी मैटर है, ठीक है, कोई भी कंडक्टिंग डिवाइस, कंडक्टिंग मैटर है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज। इट्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इट्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कब प्रोड्यूस होगा, चार्ज इन रेस्ट, और मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस होगा, चार्ज इन मोशन। चार्ज इन रेस्ट एंड चार्ज इन मोशन। जब कोई चार्ज मोशन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और अगर चार्ज आपका रेस्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अभी अपने इसका फोकस करेंगे आपके इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब देखिए कैसे प्रोड्यूस होगा चार्ज। क्लियर? तो चार्ज किस तरीके से प्रोड्यूस होगा, किस तरीके से प्रोड्यूस होगा। तो मैंने क्या किया कि एक जो है वो एक ग्लास रॉड ली, सपोज कीजिए ये ग्लास रॉड है, और एक जो है मैंने सिल्की कोई भी क्लॉथ लिया, कोई भी एक सिल्की क्लॉथ लिया। और सबसे बेस्ट एग्जांपल आप छोटी क्लासों में जो एक प्लास्टिक स्केल आप लेते थे और उस प्लास्टिक स्केल को अपने बालों में रब करते थे, ठीक है, और उसके बाद छोटे छोटे जो कागज के टुकड़े थे उसके पास आप ले जाते थे, पास आप लेके जाते थे, तो क्या होता है कि वो कागज के जो टुकड़े हैं वो प्लास्टिक स्केल की ओर आ जाते हैं। जनरली आपने देखा होगा, ठीक है। तो वो क्या है, किस कारण से हुआ, इट्स चार्ज। यानी उस कागज के टुकड़े पर चार्ज है और एक प्लास्टिक टुकड़े पर भी एक चार्ज है, जिससे चार्ज उनके सरफेस पर प्रोड्यूस हो गया, जिससे उसमें जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा। आई बात समझ को। तो चार्ज कैसे प्रोड्यूस होगा, तो उसके लिए क्या किया मैंने, एक जो है ग्लास उदाहरण देखिए, ये आपके पास एक ग्लास रॉड है, ठीक है, और इस ग्लास रॉड को कोई भी एक सिल्की क्लॉथ है, कोई भी एक क्लॉथ है, इसके ऊपर मैंने इसको क्या किया, रब किया, मैंने रब किया, ठीक है, और फिर इस
ग्लास रॉड को स्मॉल पेपर, छोटे छोटे जो पेपर्स थे उनके पास ले गया, तो ये पेपर्स को क्या करती है, वो अट्रैक्शन करती है। इस पेपर को वो क्या करती है, अट्रैक्शन करती है। इट्स मींस क्या हुआ, इस ग्लास रॉड पर क्या होगा, एक चार्ज होगा। ग्लास रॉड पर क्या होगा, एक चार्ज होगा। चार्ज होगा, ग्लास रॉड पर क्या होगा, चार्ज होगा। इसी तरीके से मैंने एक जो है वो प्लास्टिक रॉड ली, क्या लिया मैंने, एक प्लास्टिक रॉड ली। कौन सी रॉड ली, प्लास्टिक रॉड। इस प्लास्टिक रॉड को सिल्की कपड़े पर मैंने रब किया। रब करने के बाद इस प्लास्टिक रॉड को स्मॉल पेपर ऑफ पीसेस के पास ले गया, तो इन पेपर जो है इस प्लास्टिक रॉड से रिपल्स होने लगे, यानी दूर जाने लगे। किस कारण से हुआ, ये भी जो है चार्ज के कारण। इसका मतलब इस प्लास्टिक रॉड पर भी क्या आया, चार्ज आया। ये एक्सपेरिमेंटली डिफाइन किया गया, एक्सपेरिमेंटली देखा गया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अब ये चार्ज कैसे आया, इसके ऊपर ये चार्ज कैसे आया, तो यानी ये चार्ज कैसे आया। ठीक है, इस चार्ज को कैसे अपन, ये चीज अपन ने समझ ली कि इसके ऊपर चार्ज हुआ, इसी के कारण इसके जो है वो पीस ऑफ पेपर्स में और इस ग्लास रॉड में क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ। इसी तरीके से प्लास्टिक रॉड ली, प्लास्टिक रॉड में भी चार्ज होने के कारण इस पीस ऑफ पेपर्स में क्या होगा, रिपल्सन होगा। इस पीस ऑफ पेपर में क्या होगा, आपके रिपल्सन होगा। ठीक है, तो ये आपके पास की चीज को बोलूंगा। अब कहने का मतलब ये है कि आपने जो है दो बॉडी को आपस में रब किया, तो उन दोनों बॉडी पर क्या आ गया, चार्ज आ गया। सिंपली आप दो कह सकते हैं कि जैसे मैं जो है अपने दोनों हाथ को रब करता हूँ, रबी बोथ है, तो दोनों हाथों में गर्म होता है, यानी चार्ज प्रोड्यूस होता है। इनके ऊपर क्या प्रोड्यूस होता है, आपके चार्ज जो है वह प्रोड्यूस होता है। नाउ अब ये चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, किस कारण से जो है वह चार्ज प्रोड्यूस होगा। ठीक, तो चार्ज किस कारण से प्रोड्यूस होगा, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। चार्ज इज इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय loss and gain of electrons, loss and gain of electrons. Charge is produced by lose या deficiency और gain of electrons. इन इलेक्ट्रॉन्स और एफिशिएंसी के गेन के कारण जो होता है वो आपके पास क्या होता है, चार्ज वो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का लॉस और इलेक्ट्रॉन्स का गेन होने पर चार्ज प्रोड्यूस होता है। कैसे, देखिए कि किसी भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स की यहाँ पर अपन बात करें, किसी भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स की, तो उसका जो होगा वह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की यहाँ पर बात करें, तो कोई भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, और इसके आउटर सेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इसके आउटर सेल में क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, और उसके आउटर सेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके आउटर सेल में क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कोई भी एटम्स स्टेबल कब होगा, स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि उसके आउटर सेल में क्या हो, कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। आउटर सेल में क्या, कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वह एटम्स या मॉलिक्यूल्स क्या होगा, आपके स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए अपन जो है एक सोडियम क्लोराइड NaCl का एक एग्जांपल अपन यहाँ पर लेते हैं। NaCl
सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल अपन लेते हैं। आप जानते हैं कि सोडियम पर प्लस होता है, क्लोरीन पर माइनस होता है, ऐसा क्या होता है, क्लियर? तो देखिएगा, सोडियम क्लोराइड का जो एटॉमिक नंबर होता है वह होता है 11, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस अपन लिखें तो 2, 8 और 1, ये होता है 2, 8 और 1। तो इसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसी तरीके से क्लोरीन की यहाँ पर अपन बात करें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपके, 17 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपके पास कितना होता है, 17 होता है। तो उसके आउटर सेल में 2, 8 और 7, यानी उसके आउटर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में उसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यानी अब ये सोडियम मॉलिक्यूल्स आपका स्टेबल कब होगा, जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दे, तो इसके आउटर सेल में कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, और ये इसको गेन करेगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी दोनों के आउटर सेल में कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और यह मॉलिक्यूल्स आपके कैसा हो जाएगा, एक स्टेबल मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, इसी स्टेबल मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। यानी यह जो है अपन इलेक्ट्रॉन्स का क्या करेगा, वह लॉस करेगा, और यह इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वह गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या करेगा, गेन करेगा। आई बात समझ को? तो इसी से वो सोडियम क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन की यहाँ बात करें, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर, ये यहाँ पर कंप्लीटली 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये इसका एक आउटर सेल का 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया। ये तो हो गया आपके पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये हो गया आपके पास सोडियम का। उसी तरीके से ये हो गया आपके पास क्लोरीन का। क्लोरीन के जो है वो आउटर सेल में 2, 8 और ये कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके पास, 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर 7, अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, अपना स्टेबिलिटी के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और उसको अपने करने के लिए लॉस करना पड़ेगा 1 इलेक्ट्रॉन्स को। तो यानी यह सोडियम इस इलेक्ट्रॉन को लॉस ट्रांसफर करके किसको दे देगा, क्लोरीन को दे देगा, और एक इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है अपने पास आ जाएगी। यानी सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तभी जो सोडियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तभी जो है यह इक्वेशन आपकी स्टेबलाइज होगी। कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करना वह आपके कंसीडर किया जाएगा पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज होना। वो आपकी क्या कहलाएगा, पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करना। एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होने का मींस क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या होगा, आपके इंक्रीज होगा। इसी तरीके से आपके पास जो है क्लोरीन को, जो क्लोरीन का होगा, क्लोरीन का -1 + 1 इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर क्लोरीन -1। ये इसकी जो है इक्वेशन जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगी। इसी कारण से वो कैसा हो जाएगा, एक स्टेबल हो जाएगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर अपन कौन सा देंगे, नेगेटिव चार्ज को स्पेसिफाई किया गया है। तो इस तरह से चार्ज 2 तरह से कंसीडर किया, एक तो होगा पॉजिटिव चार्ज और एक होगा आपके पास नेगेटिव चार्ज। एक तो होगा पॉजिटिव चार्ज और एक होगा आपके पास नेगेटिव चार्ज होगा। कहने का मतलब है कि चार्ज 2 तरह के होते हैं, एक तो होगा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होगा आपके पास नेगेटिव चार्ज। इस चीज को ध्यान में रखना है। दोनों में इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मेन रोल होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मेन रोल होता है। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखना। तो पॉजिटिव चार्ज कहां पर प्रोड्यूस होगा, कोई भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स अगर इलेक्ट्रॉन्स को लॉसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तब आपके क्या होगा, उस मॉलिक्यूल्स पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और अगर कोई पॉजिटिव पर जो है वो गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स करता है, गेन ऑफ द
इलेक्ट्रॉन करेगा तो वहां पर आपके कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखना। जनरली अपन जानते हैं जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम पर +3 होता है, इट्स मींस एल्यूमिनियम क्या करेगा, +3 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा, +3 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा किसी भी मॉलिक्यूल के साथ। ऑक्सीजन का होता है -2, इसमें ऑक्सीजन जो है वो -2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। इस तरह से इनमें +3, -2, -1, +4 ये सारे चार्ज जो है डिफाइन किए जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि चार्ज जो है वह इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के कारण प्रोड्यूस होता है। वह अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है या आपका नेगेटिव चार्ज है, वह डिपेंड करेगा कोई भी मॉलिक्यूल जो है वह इलेक्ट्रॉन को कैसे गेन करता है या इलेक्ट्रॉन का कैसे लॉस करता है। इस आधार पर यहाँ पर अपन ने डिफाइन किया कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वह 2 तरह के होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज और एक आपका नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है, जबकि नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, गेन होता है। इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, गेन होता है। तो ये था आपके पास चार्ज के बारे में कि जो है वो चार्ज क्या होता है। क्लियर है? चार्ज क्या है कि फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखें। चार्ज क्या है, चार्ज इज ए फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, फ्लो होता है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब यहां आता है नेचर ऑफ चार्ज। देखिए, नेचर ऑफ द चार्ज को फाइंड करने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया इसमें, एक तो जो है ग्लास रॉड, इस ग्लास रॉड पर आपके पॉजिटिव चार्ज, ग्लास रॉड पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये आपके पास ग्लास रॉड। एक इसमें जो है प्लास्टिक रॉड में, जनरली प्लास्टिक रॉड पर नेगेटिव चार्ज आता है, बाय फ्रैक्शंस करते हैं अपन। यानी आपने एक ग्लास रॉड लिया और उसके ऊपर आपने सिल्की कपड़े को उसके ऊपर रब किया तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। प्लास्टिक रॉड को अगर आपने सिल्की कपड़े पर रब किया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये इसने फाइंड किया कि किस तरीके से यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है। अब देखिए कि एक ग्लास रॉड को प्लास्टिक रॉड के पास लाया, ये आपके पास ग्लास रॉड थी, इस ग्लास रॉड को इस प्लास्टिक रॉड की नियर लाया गया या प्लास्टिक रॉड को ग्लास रॉड के नियर लाया गया, तो क्या होता है कि इनके बीच में क्या होता है, एट्रैक्शन हो जाता है। क्या होता है, एट्रैक्शन हो जाता है। क्या होता है, एट्रैक्शन होता है। दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरीके से सेकंड कंडीशन में किया गया, उन्होंने 2 ग्लास रॉड ली, एक ग्लास रॉड 1 और एक जो है ग्लास रॉड 2। इन दोनों को नियर अबाउट है, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन हो जाएगा, यानी दोनों एक दूसरे से दूर भागे। क्या हुआ, रिपल्सन हो गया। क्या हो गया, रिपल्सन हो गया। इसी तरीके से एक ग्लास रॉड जो है, प्लास्टिक रॉड लिया आपने और दूसरी प्लास्टिक रॉड ली, तो भी इनके बीच में क्या हो गया, रिपल्सन हो गया। इनके बीच में क्या हो गया, रिपल्सन हो गया। इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर चार्ज का नेचर 2 तरह से होता है। एक तो होता है एट्रैक्शन ऑफ चार्ज और दूसरा होता है रिपल्सन ऑफ चार्ज। एट्रैक्शन ऑफ चार्ज और रिपल्सन ऑफ चार्ज,
तो देखिए एट्रैक्शन ऑफ चार्ज किन के बीच में होता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में होता है। यानी एट्रैक्शन ऑफ द चार्ज किसके बीच में होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर इन दोनों चार्ज को अपन लिखें तो ये आपके कैसे चार्ज कहलाएंगे, अनलाइक चार्ज। कैसे चार्ज आपके कहलाएंगे, ये अनलाइक चार्ज कहलाएंगे। उसी तरीके से रिपल्सन ऑफ द चार्ज में आपने क्या देखा कि दो पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं या दो नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर दो पॉजिटिव चार्ज है या दो नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन ऑफ चार्ज। इन चार्ज को अपन क्या कहते हैं, लाइक चार्ज। हम सेम दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव है, इनको अपन क्या कहते हैं, लाइक चार्ज कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अनलाइक के बीच, अनलाइक चार्ज होता है तो उनके बीच में क्या होता है, एट्रैक्शन होता है, और लाइक चार्ज होता है उनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। उनके बीच में, लाइक चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। अब जैसे इन चार्ज की डेंसिटी बढ़ती जाती है, जैसे एक ग्लास वाटर, एक ग्लास वाटर की जगह पे 2 ग्लास वाटर लेता हूं, क्लियर, तो उन 2 ग्लास में चार्ज की डेंसिटी बढ़ गई, नंबर ऑफ चार्ज बढ़े होंगे, बढ़ गए। तो जैसे जैसे चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी तो एट्रैक्शन या रिपल्सन आर इंक्रीज। कहने का मतलब है अगर आपके पास प्लस 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 और प्लस 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 प्लस, इनके बीच में रिपल्सन क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर आपके पास प्लस 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 और माइनस 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 ये चार्ज है, यानी चार्ज की डेंसिटी बढ़ने पर, इनके बढ़ने पर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा, आपका बढ़ेगा। ये चीज आप जरूर ध्यान में रखेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये चार्ज का क्या होता है, नेचर होता है। नेचर का मतलब चार्ज के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या होता है, ये चार्ज का नेचर होगा, या नेचर ऑफ द चार्ज कैसा होता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन ऑफ द चार्ज होता है। नाउ यूनिट ऑफ द चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या है, ठीक है। तो चार्ज की जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इक्वल्स टू होती है एम्पियर इनटू टाइम, एम्पियर इनटू टाइम। इसको अपन कहते हैं कूलम्ब, कूलम्ब्स, इट्स कॉल्ड कूलम्ब्स। कूलम्ब्स को अपन लिखते हैं कैपिटल सी से। दिस इज द यूनिट ऑफ द चार्ज। एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर इनटू टाइम, और वो आपके कहलाता है कूलम्ब्स कहलाता है। क्लियर, कूलम्ब्स कहलाएगा आपके पास कूलम्ब। इसी तरीके से इसकी ये हो गया सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट। चार्ज की जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है स्टेट कूलम्ब्स। कौन सी, स्टेट कूलम्ब। सीजीएस यूनिट क्या होती है, स्टेट कूलम्ब्स, इसको अपन कहते हैं स्टेट कूलम्ब्स कहते हैं। आल्सो कॉल्ड फ्रैंकलिन, इसको अपन और भी क्या कहते हैं, आल्सो कॉल्ड फ्रैंकलिन। जनरली अपन काम में नहीं लेते हैं स्टेट कूलम्ब्स को, अपन इस तरीके से स्टेट कूलम्ब्स कहते हैं। तो 1 कूलम्ब्स इक्वल्स टू 3 into 10 to the power 9 स्टेट कूलम्ब्स, ठीक है, 9 स्टेट कूलम्ब्स। कितना वैल्यू होती है, ना कूलम्ब होता है स्टेट कूलम्ब्स। 1 कूलम्ब इक्वल्स टू 3 into 10 to the power 9 स्टेट कूलम्ब्स होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आए आपके पास तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, स्टेट कूलम्ब्स को जो है वो कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से चार्ज की जो लॉन्गेस्ट यूनिट होती है, लार्जेस्ट यूनिट, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज वो होती है आपके पास फैराडे, ठीक है, फैराडे। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होती है 1 फैराडे, यानी 1 फैराडे इक्वल्स टू 96,500 कूलम्ब्स। 1 फैराडे की वैल्यू कितने कूलम्ब्स के बराबर होती है, 96,500 कूलम्ब्स के बराबर होती है। और ये फैराडे का कैपेसिटेंस वाले लेक्चर्स में
यहाँ पर जो है वह पढ़ेंगे। क्लियर? ये होता है 1 फराड इक्वल्स टू 96,500 कूलम्स होती है। इसी तरीके से अनदर जो मेजरमेंट यूनिट होती है जनरली होती है 1 मिली कूलम्स। 1 मिली कूलम्स कितना होगा कि 1 मिली कूलम्स इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 कूलम्स। फिर होता है 1 माइक्रो कूलम्स, ठीक है, 1 माइक्रो कूलम्स इक्वल्स टू 10 टू द पावर -6 कूलम्स। उसके बाद 1 नैनो कूलम्स इक्वल्स टू होता है 10 टू द पावर -9 कूलम्स। 1 पिको कूलम्स इक्वल्स टू होता है 1 पिको कूलम्स 10 टू द पावर -12 कूलम्स। तो ये भी जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती है तो उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को एक बार आप इन यूनिट्स के रेस्पेक्ट में भी आपको ध्यान में रखना है। तो यूनिट ऑफ द चार्ज क्या होता है? ऐसे यूनिट होती है एम्पीयर इनटू टाइम, जिसको हम क्या कहते हैं? कूलम्स कहते हैं। सीजीएस यूनिट होती है स्टेट कूलम्स होती है, आल्सो फ्रैंकलिन भी कहते हैं इसको। 1 कूलम्स इक्वल्स टू 3 × 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलम्स होती है। 1 कूलम्स इक्वल्स टू 3 × 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलम्स होती है। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द चार्ज कितनी होती है? फैराडे होती है। और 1 फैराडे इक्वल्स टू 96,500 कूलम्स होता है। और 1 मिली कूलम्स 10 टू द पावर -3 कूलम, माइक्रो कूलम 10 टू द पावर -6 कूलम, नैनो कूलम्स 10 टू द पावर -9 कूलम, 1 पिको कूलम यानी 10 टू द पावर -12 कूलम्स होता है। तो ये अपन ने पढ़ा यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। उसी के रास्ते में एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर समझ। मैंने क्या कहा था कि किसी भी बॉडी के चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। किसी भी बॉडी की चार्ज के लिए आपके इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, यही मैंने कहा था। यानी एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और एक मॉलिक्यूल अगर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ये चीज मैंने आपको बताई थी। किसी भी एटम्स में प्रोटॉन भी तो होते हैं, तो प्रोटॉन का ट्रांसफर क्यों नहीं होता? किसी भी एटम्स में प्रोटॉन भी होते हैं, तो प्रोटॉन का ट्रांसफर क्यों नहीं होता है? इसका रीजन ये होता है कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के कंपैरेटिव ज्यादा होता है। मास ऑफ द प्रोटॉन इज मोर टाइम 1/3 इनटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। कितने टाइम ज्यादा होता है? 1837 इनटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इस कारण से इलेक्ट्रॉन के कंपैरेटिव प्रोटॉन क्या होगा? थोड़ा हैवी होगा। एक कारण तो ये हुआ। दूसरा कारण ये हुआ कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में प्रोटॉन कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स क्या रहता है? उसके आउटर सेल में रहता है। इस कारण से इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के जो उसके बीच में जो बॉन्ड होता है वो लूज, कंपैरेटिव लूज होता है प्रोटॉन न्यूक्लियस। इस कारण से इलेक्ट्रॉन इजीली जो है वो क्या हो सकता है? अपने इस ऑर्बिट को छोड़ सकता है या ट्रांसफर हो सकता है। आई बात समझ में आपको? ये भी ध्यान में रखना है कि किसी भी चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन्स को ही क्यों कंसीडर किया जाता है कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के कंपैरेटिव 1837 टाइम्स ज्यादा होता है। तो इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे।